हेलो। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। लिंक तुम लोग को पहले ही भेज दिए थे तो टिक लगा नहीं था, तो अभी देखे कि कोई आया नहीं कोई क्लास में, तो देखे फिर तो देखे टिक नहीं, दोबारा भेजे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग नितेश। जो हम लोग अभी जो लिंक भेजे हैं, हर क्लास के लिए यही लिंक अप्लाइड रहेगा, ठीक है ना? यही लिंक इसी से हर क्लास में जैसे ये हुआ है कि भाई अब हम लोग बार बार जो भेजते हैं वो ना भेजना पड़े, एक बार भेज दिए, इसी लिंक पे हम ज्वाइन कराएंगे, तुम लोग को ज्वाइन होंगे या तुम भी ज्वाइन करना। गुड मॉर्निंग सर। रिकर्सिव मीटिंग है सर ना? हाँ। ओके, तो पिछली क्लास में लोग क्या क्या डिस्कस किए, तो कुछ याद है तो बताओ। किसी को नहीं याद है? सर राउटर के बारे में बता रहे थे सर। राउटर के बारे में बता रहे थे, वो तो सही है। अब बोलोगे कि नेटवर्क लेयर पढ़ा रहे थे, ना सर, ना पढ़े थे सर। तो ये पाठ छात्र एल्गोरिदम पढ़ा रहे थे सर। अच्छा ठीक है। सर नेटवर्क ये कंप्यूटर नेटवर्क सिर्फ लास्ट टॉपिक में वो साइलेंट लेयर है कि और है सर? एक मिनट। हाँ, क्या पूछे? सर वो साइल लेयर ही लास्ट टॉपिक है या और है? उसके बाद कुछ छिटपुट जैसा बचेगा, कुछ कुछ टॉपिक, जैसे मान लो कि ब्रिज क्या है बता दीजिए, राउटर क्या है, तो हम लोग ऑलरेडी सब डील किए रहेंगे, लेकिन लास्ट में जो होगा, जो तुम एक बार सिलेबस खोल के देखना, जो छोटा छोटा टॉपिक होगा उसको अलग सब लोग देख लेंगे। यस सर। ऐसे जो स्विच अगर राउटर पढ़ ही लिए कवर हैं नहीं प्लस। हो पाया होगा इस दौरान सातों लेयर में, उसको अलग से देख यस, लेंगे। एड ऑन कोर्स में सर पढ़ा दिए हैं। क्या चीज? स्विच हब हाँ राउटर। ठीक है। तो हम लोग को खाली जानना है, जैसे मतलब सवाल करता है तो ये बोलेगा कि लेयर 1 डिवाइस बताइए, लेयर 2 डिवाइस बताइए, ठीक है? तो हम क्योंकि लोग को सर एग्जाम ना, अब जानना एग्जाम चाहिए कि लेयर 1 डिवाइस कौन है। जुलाई अगस्त तक नहीं लेगा। हम्म, यूनिवर्सिटी का जैसा पेपर में दिया था वो जुलाई अगस्त तक नहीं लेगा एग्जाम। हाँ बढ़िया है, तो जब भी बोलो। कोर्स तो ऑलमोस्ट खत्म ही है तुम लोग का, सबका उधर फर्स्ट ईयर का भी खत्म है, तुम लोग का नेटवर्क इधर खत्म ही हो गया, एक दो क्लास में नेटवर्क खत्म हो जाएगा, और बाकी सब लेयर में बहुत ज्यादा तो है नहीं। सबसे ज्यादा था डेटा लिंक लेयर में, उससे कम है इसमें, और इसका तो पाइटेंशन लेयर, ये सब तो ऐसे ही है, कोई खास टॉपिक नहीं है, तो टाइम नहीं लगेगा। सबसे ज्यादा टाइम लगा फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर में सर। हाँ, पोर्शन भी तो बड़ा था उसका। पोर्शन बड़ा है, पढ़ा सही बात है। फिजिकल लेयर में सब और हम लोग बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे रिवीजन कर करके उस चीज को देखे हैं, ताकि टाइम का ध्यान हम लोग नहीं रखे हैं। हम लोग इस बात पे ज्यादा तवज्जो था कि समझ में आए सबको, और हर को समझ में आए, ऐसा नहीं कि जो समझ रहा है, जो पढ़ता है वो समझ में आए, जो अगर थोड़ा सा कमजोर है उसको समझ में नहीं है, ऐसा सोच के हम लोग नहीं कर रहे थे। सोचे थे कि वो आखिरी बच्चा भी समझे, इसीलिए भी थोड़ा सा ज्यादा लंबा स्पैन चला इसका। चाहते तो और थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके थोड़ा और कम टाइम में हो सकता था, लेकिन फिर कुछ लोग छूट जाते। ठीक है,
तो हम लोग राउटिंग एल्गोरिदम पढ़ रहे थे शायद। तो राउटिंग एल्गोरिदम में हम लोग ये देखते हैं कि राउटर, हमको तो पता है कि मेरा जो इंटरमीडिएट नोड है जो फॉरवर्ड करेगा वो राउटर होगा, ठीक है। राउटर जो होगा वो जो स्विचिंग होगा 3 तरह का होगा, हम लोग जो पढ़े थे। यहाँ पे जब हम नेटवर्क लेयर की बात करें, यहाँ स्विचिंग 2 तरह का होगा। एक तो होगा पैकेट स्विचिंग, डेटाग्राम स्विचिंग जिसको बोलते हैं वो, और उसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे को यूज करके हम वर्चुअल सर्किट स्विचिंग भी करेंगे। ये तो हम सब देख चुके थे, हमको यहाँ तक याद है कि हम लोग वर्चुअल सर्किट देख चुके थे, ये वाला यह सही हो Yes, चुका sir. था सर। देख चुके थे, ठीक है। तो वर्चुअली हम वर्चुअल पाथ बना के वर्चुअल सर्किट कैसे बनाएंगे, कनेक्शन ओरिएंटेड कैसे होगा वो हम देख चुके हैं। इसके बाद बात हुआ कि राउटर क्या होता है। राउटर एक ऐसा डिवाइस है जो इंटरमीडिएटरी नोड है, हर पैकेट को वो रूट करता है। उसका मेनली 2 काम है। एक काम तो ये है कि जो पैकेट उसके पास आया, डेटाग्राम नेटवर्क का जो पैकेट उसके पास आया, उस पैकेट को उस पैकेट के दिए गए एड्रेस के हिसाब से उसको उस लाइन पे फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। आया, इसको देखेगा क्या है, फॉरवर्ड कर दिया। इस लाइन पे करें या इस लाइन पे करें, ये डिसाइड करके करेगा। तो वो डिसाइड कैसे करेगा कि किधर जाए किधर ना जाए। इसके लिए हर राउटर के पास अपना एक राउटिंग टेबल है, और उस राउटिंग टेबल से वो डिसाइड करता है कि हमको कहाँ भेजना है पैकेट को। मान लो हम ऐसा कोई जगह जहाँ पे कि यहाँ से डायरेक्टली ट्रेन रूट नहीं है, वहाँ हम सर्च करते हैं। तो मान लो कि पटना से गिरिडीह का या उधर तुम्हारा गोपालगंज का वगैरह बहुत सारी जगह है जहाँ डायरेक्ट रूट नहीं है। तो हम जब IRCTC में लिखते हैं पटना टू गिरिडीह, जब सर्च करते हैं तो हमको बताता है कि आपको पटना से मधुपुर जाना पड़ेगा अथवा मधुपुर से गिरिडीह जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा बात? तो अगर मान लो हम यही बात करें कि IRCTC के पास सारा टेबल है, कहाँ जाना है हमको, तो हम डायरेक्टली जा सकते हैं या किसी दूसरे हब के थ्रू जा सकते हैं। ये सारा टेबल जैसे IRCTC के पास है, वैसे ही वो सारा जो टेबल है राउटर के पास भी होगा। हमको A से B कनेक्टेड है लेकिन D पे जाना है, तो हमको A से B के थ्रू जाएं या C के थ्रू जाएं, दोनों रूट हो सकता है कोई एक हो सकता है दोनों Yes, रूट, sir. और दो रूट में से बेस्ट रूट कौन है ये भी डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो राउटिंग का काम 2 हो गया। एक तो राउटिंग का काम ये हो गया कि हमको पाथ जो हमको उसको फॉरवर्ड करना है, और दूसरा टेबल भी अपडेट होना चाहिए, टेबल में रूट भी होना चाहिए, ठीक है। और 2 तरह का है पढ़े थे, स्टैटिक राउटर और डायनेमिक राउटर। तो स्टैटिक राउटर जो था वो ये था कि उसमें जो राउटिंग टेबल है उसके अंदर जो एंट्रीज है वो ऑफलाइन में किसी नेटवर्क एडमिन के द्वारा किया गया है, तो उसको पैकेट के हिसाब से उसको राउटर को ये कोई राइट नहीं दिया गया है कि वो अपने से कुछ उसको इंफॉर्मेशन डाल सके या अपडेट कर सके दूसरे राउटर से। उसको सिर्फ वही काम करना है जो उसके राउटिंग टेबल में डाला गया है, इसको बोलते हैं स्टैटिक राउटिंग, ठीक है। नॉन एडाप्टिव या स्टैटिक राउटिंग। एडाप्टिव क्या हुआ या डायनेमिक क्या हुआ, वो रन टाइम में अपने आप को अपडेट करेगा, उसको यूजर से मतलब नहीं है, कोई एडमिन नहीं देगा। और एडमिन कितना देगा, मान लो इंटरनेट की बात करें, इंट्रानेट की बात करें तो समझ में आता है 4-5 राउटर होगा तो हम फीड कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेट की बात करो तो कितना राउटर है, मतलब बहुत हजारों राउटर है, तो इसको अपडेट करना बार बार संभव नहीं है। और अपडेट ऐसे थोड़ी होता है, ये रूट पे जाना था लेकिन उसमें कंजेशन हो गया, हमको अगला राउटर बताया कि भाई इधर रूट जाम है, ठीक है। जैसे हम लोग कहीं जा रहे हैं रूट जाम हो तो उधर से लौटते बाद बताता है ना कि आगे पूरा जाम लगा हुआ है, तो हम लोग यू टर्न मार देते हैं ठीक, वैसे ही अगला राउटर बोलेगा कि आगे जाम है, तो ठीक है वैसा बोलेगा तो तुरंत हम अपने राउटिंग टेबल को अपडेट करेंगे और दूसरा रूट पकड़ लेंगे, ठीक है। तो ये अपडेशन जो है ये डायनेमिक राउटिंग का बात है वहां पे, ठीक है। तो हमको 2 काम हो गया, एक होता है स्टैटिक राउटिंग जो सिर्फ फॉरवर्ड करेगा, राउटिंग टेबल को अपडेट करना और ये करना वो सब नहीं है। अपडेट कैसे होता है, तो हर राउटर अपना इंफॉर्मेशन उसके पास जो टेबल है वो अपने नेबर के साथ शेयर करता है, ठीक है। हम A से B जा सकते हैं, हम A से C जा सकते हैं,
बी वाला बोला कि हम डी जा सकते हैं, वैसा जा सकते हो, हम नोट कर लिए कि डी जाना होगा तो बी के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। अब ई जाना था तो डी के थ्रू ई जा सकते हैं, तो डी बी को बता दिया, तो डी बोला अच्छा अच्छा डी के साथ ई के थ्रू ई जा सकते हैं। ये बात फिर ए को बता दिया कि ये देखो डी के साथ ई जा सकते हैं और हम मेरे थ्रू तुम डी जा सकते हो, तो हम ए से ई जा सकते हैं बाय बी और सी, ठीक है। तो ये अपडेशन जो है, ये अपडेट जो हम राउटिंग टेबल में कर रहे हैं, यही डायनेमिक राउटिंग है। तो हमारा जो मेन एक्सक्यूज मी सर, सर मेरे पास 2 राउटर है, तो 2 राउटर मतलब दोनों तो किसी दोनों का भी मैक टेबल रखेगा सर? दोनों का जैसे 2 राउटर है, तो पहला राउटर दूसरे राउटर का तो एड्रेस रखेगा? हाँ बिल्कुल रखेगा, नहीं रखेंगे तो Yes. भेजेंगे कैसे, यस सर। समझ रहे हो ना। आप भेजने का मतलब ये है एकदम बेसिक कि अगर मान लो मेरे पास कोई पैकेट आता है, मेरे पास कोई अगर पैकेट आ रहा है और उसमें अगर मेरा मैक नहीं है तो हम पैकेट रिसीव नहीं करेंगे, मेरा नहीं है, ठीक है। यस सर। तो अगर मान लो कि पैकेट हम भेज रहे हैं राउटर सी को, तो उस पैकेट में डेस्टिनेशन मैक उस राउटर का होना चाहिए, उस राउटर का मैक होना चाहिए, तभी वो राउटर एक्सेप्ट करेगा, उसको अपना पैकेट लगेगा वो, समझ रहे हो, यस सर। नहीं तो उसको डिस्कार्ड कर देगा, ठीक है। तो ओके, तो गोल का जो हमारा जो राउटिंग था उसका गोल क्या था, हम क्या चाहते थे उस राउटिंग को, राउटिंग से क्या अचीव करना चाहते थे। तो भाई जो मेरा जो डिलीवरी है वो प्रॉपर डेस्टिनेशन पे होना चाहिए, ये तो हमारा नेटवर्क का मेन, नेटवर्क का ही जो हम लोग जो क्वालिटी पढ़े थे उसी में पढ़े थे कि हमारा वो करेक्टनेस होना चाहिए, सिंप्लिसिटी बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए। अब इतना लेंथी एल्गोरिथम बना दें हम राउटर को अपडेट करने का कि बहुत टाइम लगेगा, और जो अगर बहुत लेंथी और बहुत कॉम्प्लेक्स अगर टास्क हम देंगे राउटर को, तो राउटिंग टेबल से डिसीजन मेक करना थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा। और टाइम टेकिंग होने का मतलब कि सारा जो पैकेट आ रहा है वो क्यू होना शुरू होगा और मेरा कंजेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। रोबस्टनेस करने का मतलब ये हो गया कि वो ताकतवर होना चाहिए, इतना ताकतवर होना चाहिए कि चूंकि हम रोज रोज ऑफ ऑन तो करेंगे नहीं, ऐसा नहीं कि मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया रुको जी रीस्टार्ट करके आते हैं, तो ऐसा हम राउटर के साथ तो नहीं कर सकते हैं, है ना। राउटर अगर एक राउटर को हमको शट डाउन करना पड़ा किसी कारण से, उसके अंदर कुछ अपडेट करना है, कुछ इंफॉर्मेशन डालना है, कुछ भी, तो उस राउटर से जितना जुड़ा हुआ नेटवर्क है वो सब गड़बड़ा जाएगा मेरा। और ऐसा अगर 4-5 राउटर हमेशा ऑफ होने लगे तब वो कंडीशन खराब हो जाएगा। तो हमारा जो राउटर है वो इतना रोबस्ट होना चाहिए कि एल्गोरिथम डिजाइन के लिए और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फेलियर के लिए, अपडेट के लिए हमको बार बार उसको शट डाउन ना करना पड़े या रिबूट ना करना पड़े, ठीक है। ताकि सालों साल वो चलेगा कंटिन्यूअसली। जैसे हमारा वेब सर्वर चलता है, जो मेन सर्वर होता है वो भी जल्दी डाउन नहीं होता है। तो स्टेबिलिटी है, स्टेबल होना चाहिए। फेयरनेस मतलब एवरी नोड कनेक्टेड टू नेटवर्क शुड गेट ए फेयर चांस। वो ऐसा हाईजैक वाला जो बात हम लोग बात करते थे नेटवर्क रिंग टोपोलॉजी में, वो चीज नहीं होना चाहिए कि कोई टोकन पकड़ के हाईजैक कर दिया हम ही भेजेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अगर कुछ भेज रहे हैं तो कुछ ऐसा काम हम कर दे राउटर के साथ कि राउटर बाकी सब पैकेट को अनदेखा कर दे और मेरा ही पैकेट को आगे भेजे, बाकी सबको रोके रखे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब वो चीज किसी हैकर को और किसी भी सिस्टम में ऐसा टेक्निक नहीं होना चाहिए कि हम ये काम कर सकें, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा हम पास कर सके राउटर को, ठीक है। नहीं तो बड़ा बहुत आराम हो जाएगा ना, हम किसी नेटवर्क में जाएंगे और किसी का ट्रैफिक रुक देंगे, उस सिस्टम में हम इंटर नहीं कर सकते हैं, उसको हम बाधित नहीं कर सकते, लेकिन राउटर के थ्रू तो हम कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये भी हमारा गोल था, ठीक है। ऑप्टिमलिटी मतलब कि हम उसको थ्रूपुट भी चाहिए हमको, अब मीन पैकेट डिले भी चाहिए, दोनों चाहिए। तो दोनों तो एक साथ नहीं होगा, अगर थ्रूपुट बढ़ाएंगे तो मीन पैकेट डिले भी हमारा बढ़ेगा। तो हम कैसे क्या करें, तो थ्रूपुट बढ़ाएंगे तो मीन पैकेट डिले घटाना पड़ेगा। तो हम दोनों को करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि एक जगह हमको ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा कि ठीक है चलो इतना थ्रूपुट ठीक है, तो थ्रूपुट और मीन पैकेट डिले दोनों के साथ कॉम्प्रोमाइज करके एक निश्चित ऑप्टिमैलिटी पे पहुंचेंगे और वहां के बाद बोलेंगे चलो ये ठीक है। एडाप्टिव नॉन एडाप्टिव के बारे में हम लोग देख लिए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। नो सर। सर एडाप्टिव नॉन एडाप्टिव थोड़ा सा बता दीजिए, हैं थोड़ा सा बता दीजिए सर। अभी तो बात किए थे स्टैटिक राउटिंग, मतलब मान लो तुम एडमिन हो, तुम जाओगे
राउटर को कनेक्ट करोगे और वहां जाके अपना लैपटॉप खोलोगे और उसको कॉन्फ़िगर करोगे, उसको कॉन्फ़िगर कर दोगे और लैपटॉप लेके जाओगे दूसरा राउटर में लगाओगे, हमारा नेटवर्क में लगाओगे, राउटर का आईपी सर एड्रेस से राउटर को कॉन्फ़िगर करोगे, सर वहां जाके एडेप्टिव उसको और एंटर नॉन करोगे, एडेप्टिव राउटर चालू हो जाएगा तो स्टैटिक हो गया। तो स्टैटिक राउटर जो है अगले राउटर से कोई इन्फॉर्मेशन मंगा के अपने आप को अपडेट नहीं करेगा। अगर मान लो उसको बताया गया है कि भाई जितना पैकेट आएगा इधर वाला सी वाला उसको बी पे भेजना है, ठीक है, अब बी फेल हो गया, बी मान लो डाउन हो गया, करप्ट खराब हो गया, लेकिन उसको कोई मतलब नहीं है, वो बी पे ही भेजेगा। पैकेट डिलीवर होता है तो हो, नहीं होता तो मत हो। क्या कि भाई जो एडमिन बोला है बी पे भेजना तो बी भेजेंगे। ये हुआ स्टैटिक राउटिंग। डायनेमिक राउटिंग में क्या होता है कि हम जैसे हेलो पैकेट जो भेजा जाता है अगल बगल राउटर को कि भाई तुम लोग हो ना, तो इस तरह से हेलो पैकेट भेज के या क्या बोलते हैं उसको विश मैसेज भेज के रिटर्न होता है, तो इससे पता चलता है कि नहीं हम जिस जिस राउटर से कनेक्टेड हैं वो अलाइव है, वो भी अपना राउटर को भेजेगा, उधर भी अलाइव है उधर भी अलाइव है। मान लो कोई एक मैसेज का जवाब नहीं दिया, गुड मॉर्निंग का पलट के गुड मॉर्निंग नहीं बोला, ठीक है, जैसे तुम लोग बहुत लोग नहीं बोलते हो, तो क्या होगा कि उसको लगेगा अच्छा अच्छा ये राउटर एम की तरफ से आवाज नहीं आया है, ठीक है, तो अपने टेबल में तुरंत एम वाला अपडेट कर देगा, बाकी सबको बताएगा देख भाई एम लगता है गड़बड़ा गया है, मोबाइल में क्लास लॉगिन कर दिया है, मोबाइल लेके कहीं चला गया है। तो ये वाला जब बात पता चलेगा तो सब राउटिंग टेबल में वो अपडेट हो जाएगा, वो अपडेट हर राउटिंग टेबल में हो जाएगा। फिर जैसे ही एम ऑन होगा फिर उसको थोड़ी देर पे हम उसको विश मैसेज भेजते रहेंगे periodically, और जैसे ही थोड़ी देर बाद फिर भेजेंगे अबरी जवाब दे देगा, फिर अपडेट कर देंगे हाँ भाई एम आ गया, है ना। तो ये काम होगा। तो ये सारा का सारा जो है वो डायनेमिक है, वो सारा का सारा डायनेमिक है, जिसमें ऑल द राउटर जो है वो अपना राउटिंग टेबल अपने एडजेसेंट राउटर के साथ शेयर करेंगे, और जो एडजेसेंट राउटर का जो इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगा हम अपना टेबल और इसका टेबल दोनों देखेंगे, जो मिनिमम होगा उसको रख लेंगे, उससे अपडेट कर देंगे, ठीक है। हम लोग देखेंगे राउटिंग टेबल में तो उस समय ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, फिगर वगैरह रहेगा तो। कब समझ में आ गया स्टैटिक डायनेमिक? सर वो एडेप्टिव और नॉन एडेप्टिव सर एडेप्टिव और नॉन एडेप्टिव पूछ रहे थे। एडेप्टिव जो है वो डायनेमिक है, नॉन एडेप्टिव मतलब स्टैटिक है, नहीं है। एडाप्ट करने का मतलब क्या होता है कि नया चीज को फॉलो करना है, यूज करना, सीखना, ठीक है। तो स्टैटिक राउटर जो है वो नया चीज को अडाप्ट नहीं करता है, उसको जो दे दिया गया वो एकदम वैसा ही है, लकीर के फकीर, ठीक है। और एडाप्टिव है, डायनेमिक राउटर जो है वो एडाप्टिव है, तुरंत अडॉप्ट कर जाता है उसको। जैसे ही बोलते हैं ना कि नहीं ए से डी जो जाना है सी के रास्ते से मत जाना, बी के रास्ते जाना, तो देखेगा कि ये बोल रहा है ठीक है कि नहीं है, अगर हमको तो उस हिसाब से बोलेगा अच्छा ठीक है तुम ठीक बोल रहे हो, अडॉप्ट कर देगा नया रूल, ठीक है। एडाप्टिव मतलब डायनेमिक, नॉन एडाप्टिव मतलब स्टैटिक, यहाँ लिखा हुआ था ना देखो, नॉन एडाप्टिव मतलब स्टैटिक और एडाप्टिव मतलब डायनेमिक, क्लियर है? यस सर। यहाँ तक बात जब हो गया तो हम लोग बात करते हैं कि हम लोग का क्या क्या राउटिंग एल्गोरिदम है, और ये एल्गोरिदम है मतलब ये प्रोसेस है, ये कैसे काम करता है, ये कैसे काम करता है, ये कैसे काम करता है, ये चीज, ठीक है। तो एक है ऑप्टिमैलिटी प्रिंसिपल, ये सारा का सारा स्टैटिक के लिए है। पहला तीन जो स्टैटिक के रहा है, इसमें जब स्टैटिक के वाली बात पता है हमको, तो स्टैटिक सिर्फ फॉरवर्ड ही करता है, स्टैटिक हमको अपडेशन का काम नहीं होगा। तो ये जो 3 वाला है वो स्टैटिक के लिए पढ़ेंगे हम लोग, और नीचे 3 वाला जो है वो पढ़ेंगे हम लोग, वो पढ़ेंगे हम लोग डायनेमिक के लिए, ठीक है। यहाँ एक छूट गया है, फिर आर्टिकल के ऊपर एक और होगा, चलो हम कर देंगे। तो हम लोग ऑप्टिमैलिटी प्रिंसिपल देखते हैं। ऑप्टिमल मतलब क्या होता है? ऑप्टिमल मतलब क्या होता है कि सबसे बढ़िया वही है, ऑप्टिमम वही है, ऑप्टिमल वही है। तो ऑप्टिमैलिटी प्रिंसिपल ये है कि अगर मान लो हमको कहीं जाना है, हमको यहाँ से वहाँ जाना है और बहुत सा रूट है, तो हम चेक करना शुरू करेंगे कि भाई इधर वाला रूट से जाएंगे तो कितना कॉस्ट लगेगा, इधर से जाएंगे तो कितना कॉस्ट लगेगा, इधर से जाएंगे तो कितना कॉस्ट लगेगा। तो हमको पता चला ये वाला कॉस्ट कम है तो हम इसको इसे भेज दिए, ठीक। अगली बार फिर हमको उसी डेस्टिनेशन के लिए आएगा, फिर हमको इवेलुएट करना पड़ेगा। अगर मान लो हम इस चीज को नोट करके रख लें कि ये वाला जो रूट था ये मेरा शॉर्टकट था वहां जाने का, अगर ये कहीं नोटेड रहेगा तब तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि अगली बार फिर पैकेट आएगा तो फिर हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। कि इधर जा रहे हैं तो 2 बार हमको ऑटो बदलना पड़ रहा है, इधर जा रहे हैं तो इधर हमको 60 रुपए खर्चा हो रहा है, इधर से एक बार ऑटो बदल रहा है तो 30 रुपया हो रहा है, यहाँ से डायरेक्ट ऑटो जा रहा है तो 15 रुपये पहुंचा रहा है, ठीक।
तो हमको जो कॉस्टिंग है कहीं पहुंचने का, हम उसको कहीं स्टोर करके रख लें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बार बार हमको प्रोसेस करना पड़ेगा उसको। यस और नो? यस सर। यस ठीक है। सर। तो ऑप्टिमैलिटी प्रिंसिपल क्या है? वन कैन मेक जनरल स्टेटमेंट अबाउट द ऑप्टिमल रूट्स विदाउट रिगार्ड टू नेटवर्क टोपोलॉजी एंड ट्रैफिक। नेटवर्क टोपोलॉजी, ट्रैफिक एक्सेट्रा एक्सेट्रा सबको मतलब ही नहीं, क्यों? क्योंकि दिस इज स्टैटिक डाटा। दिस स्टेटमेंट इज नोन एज अ ऑप्टिमैलिटी प्रिंसिपल। हमको पता है कि यहाँ से वो जगह जो है ऑप्टिमल डिस्टेंस पे है। हो सकता है कि ये रास्ता में जाम बहुत लगता हो, हम इस रास्ते लंबे वाले रास्ते से जाएंगे तो थोड़ा लंबा पड़ेगा, लेकिन रूट खाली मिलेगा। हो सकता है सेम टाइम में पहुंचे, हो सकता है थोड़ा पहले पहुंच जाए लंबा रूट से। ठीक है, तो हम नेटवर्क टोपोलॉजी और ट्रैफिक दोनों को कंसीडर नहीं कर रहे हैं और एक ऑप्टिमल रूट बता रहे हैं, ये शॉर्टकट है। ठीक, बता दिए। अब अगर तुम ऑप्टिमल रूट बना रहे हो उसको, तो उसके बारे में स्टेटमेंट ये कहता है, ये एल्गोरिथम, कि अगर आई से लेके के तक कोई रूट तुम बोल रहे हो ऑप्टिमल है और उस रूट के बीच में जे पड़ता है, तो जे से के वाला रूट भी ऑप्टिमल होना चाहिए। समझे बात को फिर से? अगर आई राउटर से के राउटर हम जा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये शॉर्टकट रास्ता है, ये शॉर्टकट रास्ता है, इस रूट पे बीच में कहीं जे राउटर भी है। ठीक है, तो जे से के ऑप्टिमल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आई से के ऑप्टिमल है मेरे लिए और जे से के दूसरे एक और रूट है, वो जे के लिए वो रूट ऑप्टिमल है। तो अगर जे के लिए वो रूट ऑप्टिमल है तो हम भी तो आई से जे जाएंगे, वो रूट से जाके घूम के के पे जाएंगे, ज्यादा ऑप्टिमल होगा। समझ में आ रहा बात? यस यस सर। है ना? तो जे से के लिए भी ऑप्टिमल रूट वही होना चाहिए। वही कह रहा है, इट स्टेट दैट इफ राउटर जे is on the optimal path from the router I to router K, then the optimal path from the J to K also fall along the same. अब रहा बात कि ढेर सारा रूट है मेरे पास और हमको बार बार फाइंड आउट करना पड़ेगा शॉर्टेड रूट या ऑप्टिमल पाथ, तो हम उसको उतना प्रोसेस करने का हम क्या क्यों करें? हम एक ही बार सारा प्रोसेस करके सारे रूट में से हर नोड के लिए ऑप्टिमल पाथ हम बना लेते हैं, अपने मेमोरी में रख लेंगे। और जैसे ही कोई पैकेट आएगा और हमको पता रहेगा कि वो किस नोड के लिए, तो हमको पता रहेगा कि भाई बी को भेजेंगे, बी से सी को जाएगा, सी से जाके तब डी को जाएगा, हमको पता रहेगा। ठीक है, एज अ डायरेक्ट consequence of the optimality principle, we can see that the set of optimal routes from all source to a given destination form a tree rooted at the destination. Such a tree is called sync tree. The goal of all routing algorithm is to discover and use the sync tree for all the routers. ये हमारा नेटवर्क है, ये दिस इज द नेटवर्क, सारा राउटर है। जितना पॉइंट देख रहे हैं हम लोग, जितना वर्टिसेस देख रहे हो, सब राउटर है। हर राउटर एक लैन से कनेक्टेड होगा, बट वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट लैन। all the client system, all the station we are not considering, because we are seeing the how that a router is forwarding the packet to one router from the another router. So all are the router, and this edge is the link between the router. ओके, ये एक पाथ था। इस पाथ में हमको फाइंड करना था राउटर बी के लिए। राउटर बी चाहता था कि हमको पता चले कि कौन कौन सा नोड है और हर नोड का हमको शॉर्टेज रूट पता रहे, ऑप्टिमल पाथ पता रहे। ठीक है, ऑप्टिमल पाथ पता रहे, उस चीज को ऐसे वो सिंक ट्री के नाम पे, सिंक ट्री बोलते हैं इसको, सिंक ट्री के रूप में उसको स्टोर कर देता है। ठीक है, अब देखो एच पर जाने के लिए कितना रास्ता था, ए बी से सी, सी से आई, आई से डी, डी से एच, या जे से ई, ई से एच, ऐसा भी जा सकता है, बहुत सा रूट था। लेकिन ये इस तरह कर बाकी सब रूट को हटा दिया, अपने सिंक ट्री से हटा दिया कि सिंक ट्री में सिर्फ यही रूट रखेंगे और जैसे ही एच के लिए कोई पैकेट आएगा सीधे ए को फॉरवर्ड करेंगे, ए डी को करेगा, डी एच को कर देगा। ठीक है, तो हर लाइन का अपना एक कॉस्ट है, कॉस्ट के आधार पे ये सिंक ट्री डिसाइड होता है। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। इसके बाद हम बात करेंगे शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम मतलब कि हम एक नोड से दूसरे नोड के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कैसे करें, हमको फाइंड करना कैसे है। अरे कर लेंगे तब ना सिंक ट्री बनाएंगे, पहले तो फाइंड करना है। ठीक है, दूसरा वाला जो है हम जो एल्गोरिथम है शॉर्टेस्ट पाथ
ये शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, ये वही वाला देखने को, shortest path algorithm. The idea is to build a graph of the subnet with each node of the graph representing a router and each line of the graph representing a communication link. अभी हम लोग बात की, जितना पॉइंट दिख रहा है, जितना वर्टिसेस दिख रहे हैं ग्राफ का, वो सारा का सारा राउटर है, और दो राउटर के बीच में जो लाइन दिख रहे हैं वो हमारा दो राउटर को कनेक्ट करने वाला लिंक है. To choose a router between the given pair of router, to choose a route between a given pair of routers, the algorithm just find the shortest path between them on the graph. Start with a router at the root of the tree, assign a cost to 0 to this node and make it the first permanent node. इसके बारे में बता रहे हैं तुमको. Examine each neighbor of the node that was the last permanent node, assign a commutative cost to each node and make it tentative. 3 पॉइंट है, यही 3 पॉइंट है. हम लोग कह रहे हैं क्या कि हम किसी राउटर से स्टार्ट करते हैं, और इस नेक्स्ट स्लाइड में among the list of tentative node, tentative मतलब संभावित, परमानेंट मतलब सिलेक्टेड, परमानेंट हो गया, फिक्स हो गया. संभावना बाकी किसका संभावना है, जो नोड है सब संभावित है, और जब तक हम उसका पाथ हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ में वो नहीं आता है, तब तक वो संभावित है, और जैसे ही शॉर्टेस्ट पाथ में आ जाएगा उसको हम लोग कंफर्म कर देंगे, परमानेंट कर देंगे. ठीक है. among the list of tentative nodes, find the node with the smallest cost and make it permanent. If a node can reach from more than one route, then select the best route, which is the shortest commutative cost. अब ये cost बार क्या आ रहा है? This is not a distance in meter or kilometer. ठीक है. और ये है फंक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स है, डिस्टेंस है, बैंडविड्थ है, ट्रैफिक है, सब कुछ है. ये सारा का सारा बेसिस पे कितना मैट्रिक्स आएगा, डिस्टेंस कितना है वो भी है, हमको राउटर बैंडविड्थ कितना मिल रहा है. अगर किसी राउटर के पास दूरी ज्यादा है और बैंडविड्थ ज्यादा है, और दूरी कम होने और बैंडविड्थ कम है, तो उसका कॉस्ट हम कैसे डिसाइड करेंगे. ठीक है. तो कोई एक फैक्टर नहीं है कॉस्ट डिसाइड करने का, कॉस्ट ऐसे डिसाइड होगा. इसी कॉस्ट के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कौन सा रूट मेरा बेटर है. ठीक है. कंसीडर करो, कंसीडर ए नेटवर्क फिगर्ड बिलो. A is the source router and D is the destination router. Shortest path by Dijkstra algorithm will be computed for all the node from node A. A से इतना सारा राउटर कनेक्टेड है, और हर राउटर के साथ हम लोगों ने उसका कॉस्ट दिया है, कॉस्ट मैट्रिक्स जो है वो हो सकता है, डिले हो सकता है, कंजेशन हो सकता है, बैंडविड्थ हो सकता है, सब कुछ मिला के हम लोग कॉस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं. वो किसी भी रूप में हो सकता है. तो कम कॉस्ट वाला जो होगा वो बेटर होगा, कम कॉस्ट वाला लाइन बेटर होगा, ज्यादा कॉस्ट वाला जो है वो बेटर नहीं, उसको हम लोग सिलेक्ट नहीं करेंगे. अगर दो रूट है, दोनों में से जो अगर कम रूट वाला मिलेगा तो सिलेक्ट करेंगे उसको. अब देखो डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम यूज करना है. डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम कैसे काम करता है, वैसे देखो. अब क्या करेंगे, पहले ए, ये मेरा स्टार्टिंग है, इसको ब्लैक कर दिए, रंग दिए उसको, मतलब इसको परमानेंट बना दिए. अब इस परमानेंट का नेबर कौन कौन है, एडजेसेंट नोड कौन कौन है, टेंटेटिव संभावित, बी है और जी है, दोनों संभावित है ना. यहाँ से कहाँ जाएंगे, यहाँ से तो हम ई तो पहुंच नहीं सकते हैं, डायरेक्ट कहाँ पहुंचेंगे, हम बी पे पहुंचेंगे. तो एक से पूछोगे कि बी पहुंच सकते हो, तो बोलेगा हाँ पहुंच सकते हैं 2 कॉस्ट पे, और जी पहुंच सकते हैं 6 कॉस्ट पे. तो बोलेंगे ई पर, ई भी है क्या नेटवर्क में, हमको तो नहीं दिख रहा है, मेरे तो अनरीचेबल है. तो जो अनरीचेबल है मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, उसका कॉस्ट हम लोग इन्फिनिटी बताते हैं. इसका जब हमको पता ही नहीं है वो कहाँ है, तो इन्फिनिटी. तो ए के लिए बी और जी नोड है जहां ये ए पहुंच सकता है, बाकी सब इन्फिनिटी है. अब रहा ए टू बी का कॉस्ट है 2 और ए से जी का कॉस्ट है 6. तो हम अब बी नोड पे ए के लिए बना रहे हैं ना, तो बी नोड पे लिखेंगे कि 2, और बी नोड पे लिखेंगे 2, और कैसे अराइव हुए, तो बाई ए. 2 कमा ए. ये मेरा मेन ग्राफ है, वो यहाँ जो दिखा रहे थे यही वाला. अब समझो यहाँ पे पहला स्टेप में क्या किया,
ए से टेंटेटिव नोड की तरफ गए। दो टेंटेटिव नोड था हमारा, सॉरी दो टेंटेटिव नोड था, दोनों का हम लोग कॉस्ट इवेलुएट किए। तो यहाँ हो गया 2, ए क्या है, ए से पहुंचे यहाँ पे है ना, कमिंग फ्रॉम वाया ए नोड, 2 यहाँ हुआ और ए से जी गए तो 6 हुआ, 6 था। अब ये दोनों में से हम कम वैल्यू खोजेंगे, कम खर्चा वाला कौन है, कौन 2 रुपया टेम्पू भाड़ा पहुंचा रहा है और कौन 6 रुपया टेम्पू भाड़ा ले रहा है। तो 2 रुपया टेम्पू भाड़ा जो लिया उसको हम लोग सेलेक्ट कर लिए, उसको परमानेंट कर दिए, ठीक है, तो इसको ब्लैक कर दिए। ये टेंटेटिव था, उसमें से एक को हम लोग परमानेंट कर दिए। अब बताओ, जब 2 परमानेंट हो गया तो अब इसका टेंटेटिव कौन होगा, इसका टेंटेटिव ई होगा और सी होगा, ठीक है। जब तक हमको टेंटेटिव नहीं मिल रहा है तब तक हम जहां जहां अनरीचेबल है ए के लिए, अनरीचेबल है, वहां का जो कॉस्ट है वो हम क्या दे दिए हैं, इन्फिनिटी दे दिए हैं। अब जब यहाँ पहुंचे और यहाँ से बी से जब हमको सी और ई ये 2 राउटर हमको दिख रहा है, 2 राउटर हम पहुंच सकते हैं, तो अब 2 टेंटेटिव मान लीजिए इसको, संभावित संभावना है कि हम ई पे भी जा सकते हैं और संभावना है सी पे भी जा सकते हैं। चलो कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट। तो कॉस्ट कैलकुलेट किए तो ई का कैलकुलेट आया 4। कैसे, ए चूंकि हम लोग ए से काउंट कर रहे हैं तो ए से 2 रुपया खर्चा यहाँ हुआ था, 2 रुपया फिर यहाँ खर्चा हुआ था, 4 हुआ ना। कम्युलेटिव कॉस्ट जोड़ेंगे, कॉस्ट जो वहां से वहां तक आने का वो भी और ये भी टोटल कॉस्ट। तो ए से ई तक जाने का कॉस्ट, ए से ई तक जाने का कॉस्ट क्या, ए से बी वाला और बी से ई वाला, टोटल 4, ठीक है। ब्रैकेट में बी क्यों, क्योंकि बी नोड से यहाँ अराइव हुए हैं, दैट बाई दैट बी। सेम टाइम में हमने सी का भी कॉस्ट निकाला, यहां तक तो 2 हो ही गया था और ये 7 9 हो गया, 9 बी, मतलब बी से अराइव हुए हैं। अब 2 संभावित था मेरे पास, ई और सी। एक का कॉस्ट था 9 रुपया, रुपया बोल रहे हैं समझने के लिए से, ठीक है, तुम लोग अब रुपया मत समझ लेना ना। एक का कॉस्ट था 9 एक का कॉस्ट था 4, दोनों में कम कौन है, 4 वाला 4 ई। तो हम ई को परमानेंट कर दिए। अब जब ई को परमानेंट कर दिए तब देखो टेंटेटिव कौन है, इससे टेंटेटिव है मेरा 6, ये है जी है और एफ है, ठीक है, एफ है। तो अभी एफ के बारे में बात करेंगे, पहले जी के बारे में बात करते हैं। जी को, चूंकि जी को पहले से हम लोग उसका कॉस्ट निकाल चुके हैं इस रूट से, अब इस रूट से भी कॉस्ट निकाल कर देखते हैं और दोनों में से जो कम कॉस्ट होगा उसी को हम लोग यूज करेंगे। इधर से हो गया 2 और 2 4, इधर से 1 हो गया 5, मतलब अगर हम ई से आगे बढ़े तो हम जी पे 5 कॉस्ट से पहुंच सकते हैं। ए से आ रहे थे तो 6 लग रहा था, तो इसको अपडेट कर देंगे, है ना, आपको अपडेट कर देंगे और ये भी बता देंगे कि भाई ए से जो जी पे जाना है हमको ए से जी पे डायरेक्ट न जाके बी और ई होके जी पे जाना है। तो हम जी को भी परमानेंट कर दिए और तब हम एफ का और निकाले, एफ का निकाले तो 2 था 4, एफ का हो गया 6, कहाँ से ड्राइव किए तो ई से, ये भी टेंटेटिव बन गया, ठीक है, ये टेंटेटिव बन गया और एक ये टेंटेटिव बन गया। और अब बचा एच, तो एच का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो एच का आ जाएगा तुम्हारा, ये हो गया 4, ये हो गया 5 9, ठीक है। तब यहाँ पे जब हम पहुंच गए एफ के पास, तो एफ का वैल्यू हमारा कम है तो हम इसको परमानेंट कर दिए, ठीक है, परमानेंट कर दिए 6 को। अब बताओ 6 का 2 देवर है, एक है सी और एक है एच, एक है सी और एक है एच, और एच का जो वैल्यू 9 आया है वो कैसे आया है, इस वैल्यू से, यहां से जोड़ के 9 आया है। अब यहां से कैलकुलेट करो, अगर हम एफ से कैलकुलेट करते हैं तो एफ से आएगा, एफ का, एफ और एच के बीच का 2 कॉस्ट है, तो यहां से लगेंगे 6 2 8 आएगा, यहाँ कॉस्ट एफ रूट से आते हैं तो 8 खर्च हो रहा है, तो इसको फिर अपडेट कर दिया 8, और यहाँ गए तो यहाँ कितना आया, यहाँ तो 6 आ ही गया था और 6 आने पे उधर से आया मेरा 3, तो 6 और 3 9, 6 3 9, पहले भी 9 ही था तो उसको छोड़ देंगे पहले वाला, अगर टाई होता है तो पहले वाला छोड़ देंगे, अपडेट नहीं करेंगे। तो जब यहाँ पे 9, यहाँ पे मेरा 8 है और यहाँ पे 9 है, तो हम किसको परमानेंट करेंगे, एफ किसको परमानेंट बनाएगा, एच को बनाएगा, एच को बनाएगा, एच परमानेंट हो गया। तो अब हमको डिसाइड करना है कि डी तक जाने के लिए हम एच से अगर डी जाते हैं तब पाथ का लंबाई देखते हैं, टाइम कितना लगता है,
और एक बार सी से भी नापेंगे। अगर मान लो सी वाला कम होता है, इसको परमानेंट कर देंगे और इधर वाला यूज करेंगे, इसको परमानेंट हटा देंगे। ठीक है, अब देखो सी से 3 लगता है और 8 से 2 लगता है, जोड़ो तो 8 से 2 कॉस्ट में डी में पहुंचेंगे, तो मतलब 8 2 10 कॉस्ट और 9 को 3 लगेगा, 9 3 12 कॉस्ट, मतलब ये ठीक है। हम इसी रूट से जाएंगे और इसको हम लोग परमानेंट कर देंगे। समझ में आया बात? यस सर। ठीक है, ये हम लोग एल्गोरिथम डिजाइन में पढ़ते हैं, हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, डिस्क्रिप्टिव एल्गोरिथम। ठीक है, हम लोग दोनों जगह पढ़ते हैं, एल्गोरिथम डिजाइन में भी और डेटा स्ट्रक्चर में भी। डिस्क्रिप्टिव एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा स्ट्रक्चर में ग्राफ में सर, ग्राफ में पढ़ना था। हाँ, यस, तो डिस्क्रिप्टिव एल्गोरिथम हम यूज करते हैं शॉर्टेस्ट पाथ के लिए। साइक्लिक रिसाइक्लिक सब जो है सो उसी में सर। हैं, क्या बोल रहे हो? वेटेड ग्राफ करके एक सर आता है, वेटेड या हाँ, कॉस्ट तो जो ग्राफ है, ग्राफ में शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं। ओके, यस। हाँ, अब देखो यही है हमारा डिस्क्रिप्टिव एल्गोरिथम। हमको इसमें सारा पाथ का वैल्यू खोजना था कि सारा वैल्यू हमको पाथ मिल जाए और हम उसको स्टोर कर दें। कहाँ का क्या, जो अभी यहाँ क्या किए हम लोग यही काम किए कि हर नोड को हम उसको परमानेंट बोल रहे थे और टेंटेटिव का लिस्ट बना रहे थे और टेंटेटिव का हम लोग वेट निकाल रहे थे, कॉस्ट निकाल रहे थे, और जो कम वाला था उसको फिर हम लोग परमानेंट बना ले रहे थे। ठीक है, यही काम हम कर रहे थे। तो इस तरह से धीरे धीरे सारा नोड हम अपना बना लिए उसके अकॉर्डिंग कि हमको किस नोड का कितना कॉस्ट है। यही काम ये भी करता है। यहाँ पे सारा का सारा राउटर है, राउटर के बीच में हमारा ये लिंक दिया हुआ, सॉरी यहाँ, हाँ, लिंक का कॉस्ट दिया हुआ है। चलो राउटर 1 से शुरू करते हैं। तो राउटर 1 को हम परमानेंट राउटर बना दिए, तो परमानेंट में 1 लिखे। ये तो ये प्रोग्रामिंग इसका जो एप्लीकेशन है वो प्रोग्राम के थ्रू है। ठीक है, तो एक लिखे और इसका टेंटेटिव कौन था, तो जितना नेबर है सब टेंटेटिव है, 2 है 4 है और 3 है, तो 2 3 4 लिख दिए। बाकी D5 और D6 जो है वो अनरीचेबल है तो इन्फिनिटी लिख दिए। और 2 3 2 5 में सबसे छोटा कौन है बताओ, तो D3 है। D3 मतलब उसका वेट 2 है, तो 2 वाला वेट हमारा परमानेंट हो जाएगा। तो D3 कहाँ गया, ये है, D3 परमानेंट हो गया। तो वहां पे काला काला रंग रहे थे, यहाँ पे परमानेंट में इसको कंसीडर कर लेंगे, परमानेंट में उसको कंसीडर कर लेंगे 1 और 3। अब 1 और 3 का हम लोग अब एडजेसेंट खोजेंगे, मतलब टेंटेटिव 1 और 3, 1 और 3। तो 1 का हो गया 2 और 3 का हो गया 4 और 6, तो 2 4 6 है ना, 2 4 एंड 6, ये हमारा टेंटेटिव हो गया 1 और 3 के हिसाब से। तो अब इसका 2 4 6 तीनों का कॉस्ट निकालो, तो 2 पे जाने में 3 लग रहा है, 4 में जाने में इधर से आ रहे हैं तो 4 लग रहा है, नहीं 3 1 4 लग रहा है, यहाँ पे इधर से आ रहा 5 लग रहा है, तो यही वाला रखेंगे। 3 1 4 यहाँ लग रहा है, और कौन सा था, 6 था, तो 6 पे जाने में इधर से 2 1 3 लग रहा है, यहाँ से 5 2 7 1 8 लग रहा है, नहीं तो यही मान मानेंगे, 2 1 3 लग रहा है। ठीक है, तो हमको लगा कि यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ 3 और यहाँ भी 3, तो 3 4 3 हमको जो 3 जो टेंटेटिव नोड मिला था हमको, उसमें से सबका कॉस्ट निकाले, तो एक का 3, हेलो एक का, हाँ आ रहा आवाज। सर D2 और D3 क्या चीज है? ये नोड के बारे में लिखे हैं, ये जो नोड है ना, ये D1 है, ये D2 है, ये D3 है, D4 है, D5 है, D6 है। ओके सर, ठीक है, ओके ओके सर। हाँ, तो 2 4 6 निकाले, तो 2 4 6 3 और 4 और 3 आया, इसमें सबसे शॉर्ट सबसे कम कॉस्ट किसका था, तो 3 का था, D2 का था। ठीक है, तो अब D2 को भी परमानेंट कर लेंगे, तो आ गया, ठीक है, परमानेंट आ गया। तो 1 2 3 हम ये परमानेंट हो गया। जब 1 2 3 परमानेंट हो गया, 1 2 और 3, तो अब हम निकालते हैं 1 2 3 का एडजेसेंट। 1 2 3 का एडजेसेंट तो कौन कौन सा आएगा, 3 से 4 और 5, 4 और 6 कनेक्टेड है, और 2 से 5 कनेक्टेड है, तो 4 5 6 तीनों हो गया टेंटेटिव में, तीनों को लिख लिए। अब चारों ये 4 5 6 टेंटेटिव है, इसको किसको परमानेंट बनाएंगे, जिसका कॉस्ट कम होगा। अब निकालो कॉस्ट,
4 पे पहुंचने में कितना कॉस्ट लग रहा है, 4 पे पहुंचने पे 4 कॉस्ट निकाला, पहले से हम लोग निकाले हुए थे तो लिख दिए 4, और अब बचा 5 पे पहुंचने में इधर से अगर हम जुड़ते हैं तो 3 और 4 7 लग रहा है। 6 के थ्रू तो नहीं पहुंच सकते हैं क्योंकि 6 भी टेंटेटिव है, 4 भी हमारा टेंटेटिव है, परमानेंट नहीं है, इसके थ्रू भी नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा मेरे पास एक ही रास्ता है नोड नंबर 2 से होके, 3 से तो नहीं पहुंच सकते हैं, 3 से नहीं पहुंच सकते इसलिए कि 4 और 6 जो है मेरा टेंटेटिव है, परमानेंट नहीं है। तो परमानेंट 2 है तो 1 से 2 आएंगे, 2 से 4 5 पे जाएंगे तो 4 यहाँ 3 यहाँ 7। अब D6 के बारे में सोचो, D6 कैसे पहुंचेंगे हम लोग 1 2 3 से, तो 3 पे यहाँ पे पहुंचे हुए ही हैं हम लोग, यहाँ 3 पहुंचे हुए हैं तो 1 से 2 यहाँ 1 यहाँ 3, तो D6 में 3, तो एक D4 पे, D4 का कॉस्ट है 4, D5 का कॉस्ट है 7 और D6 का कॉस्ट है 3। कौन कब है जी, तो D6। चलो D6 को परमानेंट किए, अब D6 को परमानेंट किए, अब यहाँ से फिर अब देखेंगे कि जो टेंटेटिव था 4 और 5 छोड़ेंगे किसी को नोड को नहीं ना, हमारे पास सब नोड होना चाहिए, छोड़ किसी नोड को नहीं सकते हैं, इसीलिए कि हमको जो पैकेट आएगा ऐसा थोड़ी ही कि उस जो नोड छोड़ देंगे तो उस पर हमको नहीं डिलीवर करना है। तो हम अब जब यहाँ अब हो गया मेरा, अब बचा 4 5, तो हम देखेंगे कि 4 5 में से किसका डिस्टेंस कम है, तो हमको इवेलुएट करेंगे तो पता चला D4 का डिस्टेंस कम है, तो हम फिर D4 को भी शामिल कर लेंगे, तो उसके बाद D5 बचेगा, तो D5 लास्ट में है, कोई बात नहीं है, उसको भी बाद में शामिल कर देंगे। तो इस तरह से हम सारे लिंक को हम एक वैल्यू के आधार पे कि किसका किसका कितना वैल्यू है, और ये करके हम एक राउटिंग टेबल बना लेंगे, एक राउटिंग टेबल बना लेंगे। ये राउटिंग टेबल हमारा साथ में क्रिएट होता जा रहा है, जो टिक मार रहे हैं वो समझो कि 1 से 3 पे गए तो 2 हो गया, 1 और 3 से अगर हमको जाना है D2 पे तो 3, ये हम राउटिंग टेबल बना लिए इसको यूज करके। ठीक है, समझ में आई बात? Yes, sir. गुड। इसके बाद है फ्लडिंग। पेज में सर यस बताओ। बैक कीजिए तो सर स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ रवि लो, ठीक है, ओके सर। इसके पहले वाला ले लिए, ये वाला, इस वाला में ज्यादा समझ में आएगा। यस सर। इसके बाद फ्लडिंग। फ्लडिंग क्या है, तो फ्लडिंग एकदम जो शब्द है, डिक्शनरी शब्द है बाढ़, एकदम वैसा ही है। जब बाढ़ का पानी घुसता है तो किसी एक रास्ते में नहीं जाता है, वो सारे रास्ते में फैल जाता है। तो फ्लडिंग वैसा ही है कि हमको अगर कोई पैकेट आया है और हमको डिलीवरी करना है तो हम काहे के लिए जहमत उठाने जाएं कि इधर से भेजेंगे तो कम टाइम लगेगा कि इधर से भेजेंगे कम टाइम लगेगा। हम ऐसा करते हैं कि मेरा जो टेंटेटिव है सबको भेज देते हैं, सबको भेज देते हैं, और भी सबको भेज देगा टेंटेटिव को। ठीक है, मतलब 4 रास्ता था, ये रास्ता शॉर्टेस्ट था, हाँ, बाकी 3 रास्ता, ये थोड़ा बड़ा था, ये थोड़ा बड़ा था, ये थोड़ा और बड़ा था। जब हम चारों रास्ते से भेजेंगे तो जो शॉर्टेस्ट रास्ता है उससे तो बगैर मेहनत को पहुंच जाएगा पहले बार, इस 3 रास्ता से भी पहुंचेगा, लेकिन सबसे पहले तो शॉर्टेस्ट रास्ता से पहुंच जाएगा ना, यस और नो? Yes, यस sir. सर। ठीक है, तो बगैर कोई मेहनत है क्या हो गया, हमको ना हमको ऑप्टिमैलिटी सोचने का जरूरत है, ना हमको जो हम शॉर्टेस्ट पाथ खोज रहे, कुछ जरूरत नहीं है। तुम काम पैकेट मिला हमको और देखे, और वो देखने का भी जरूरत नहीं है हमको, जितना पैकेट तो सबको भेज दिए। ठीक है, मान लो कि हम यहाँ पे सिलेक्टिव फ्लडिंग भी करते हैं, तो सिलेक्टिव फ्लडिंग में है कि हम सब जगह नहीं करेंगे, एक बार हम देखेंगे पैकेट किधर को बोल रहा है जाने के लिए। अगर पैकेट इधर जाने वाला तो इधर वाला तो हम फ्लड नहीं करेंगे। ठीक है, एक तो था कि सबको फ्लड कर देंगे, जाना है अमेरिका और हम पैकेट को पाकिस्तान की तरफ फ्लड कर रहे हैं, तो वैसा भी नहीं करेंगे सिलेक्टिव फ्लडिंग में। वैसे फ्लडिंग में सब जगह कर देते थे, तो कोई ना कोई रास्ता तो होगा जो शॉर्टेस्ट होगा, वो पैकेट उसको भी मिलेगा बाय डिफॉल्ट, सबको भेजेंगे तो उसको भी मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली वो वहां पहुंच जाएगा सबसे कम टाइम में। प्रॉब्लम क्या था कि अगर चूंकि मेरा पूरा का पूरा जो राउटर का जो टोपोलॉजी है वो सारा सब टोपोलॉजी या तो पार्शियल मिस होगा या तो फुल मिस होगा।
अगर हम सबको भेजना शुरू करेंगे तो क्या होगा कि वो पैकेट एक ही राउटर के पास बार बार आएगा, सॉरी कई मल्टीपल पैकेट आएगा। मान लो हम यहाँ से हम राउटर हैं और हम नीतीश के साथ कनेक्टेड हैं और नीतीश रवि के साथ कनेक्टेड है और हम भी रवि के साथ कनेक्टेड है, तो हम रवि को भी भेजे और हम नीतीश को भी भेजे, फ्लड कर दिए। अब नीतीश को मिला तो नीतीश सबको भेजेगा तो रवि को भी भेजेगा, ठीक है। तो ऐसा होगा, रवि को मिलेगा तो रवि भी सबको भेजेगा, तो हर राउटर के पास मल्टीपल पैकेट हो जाएगा। जितना राउटर है सब एक एक पैकेट भेजेगा। तो अगर टोटल 10 राउटर कनेक्टेड है हमसे और कोई फ्लड किया तो हमको 10 कॉपी उस पैकेट का मिलेगा। समझ में आया बात? यस सर। Yes, sir. ठीक है, मिलेगा। जब ये बात हो गया, और दूसरा बात ये हो गया कि डेस्टिनेशन में हर राउटर से एक पैकेट मिलेगा। तो ठीक है, जो सबसे पहला मिला, जो सबसे फास्ट मिला, वो पैकेट डेस्टिनेशन उसको यूज करना शुरू कर दिया। बाकी बाद में जो पैकेट मिलेगा उसको देखेगा कि अच्छा ये तो पहले आ चुका है, मतलब डुप्लीकेट है, उसको डिस्कार्ड करता चला जाएगा। लेकिन सबसे कम टाइम में बगैर किसी मेहनत के अगर पैकेट पहुंचेगा तो वो है फ्लडिंग। इसमें एक और फायदा है, मान लो हम शॉर्टेस्ट रूट पाथ फाइंड किए और हमको पता चला कि सी के माध्यम से जाने वाला है और जिससे हम डेटा सेंड कर रहे थे एग्जैक्टली उसी समय सी राउटर डाउन हो गया। जो स्टैटिक है, हम अपडेट भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कोई उपाय नहीं मेरे पास, ठीक है। हम तो बगैर जाने हुए हम बी को भेज दिए, बी सी को भेज दिया, सी डी को भेज दिया और डी तो है नहीं, वहां पे डाउन है, ठीक। लेकिन अगर मतलब फ्लडिंग यूज करते तो क्या करते, हम फ्लडिंग करते सबको भेज देते, तो डी डाउन है तो ई तो चालू होगा, ई भी डाउन है तो एफ तो चालू होगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से वो डिलीवर हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि फ्लडिंग जो एल्गोरिथम है इसमें श्योर शॉट डिलीवरी होगा। एक भी राउटर जिंदा होगा तो मेरा डेस्टिनेशन तक वो डिलीवरी करा देगा। Delivered हो Yes or जाएगा। no? यस सर। sir. ठीक है, Yes, sir, delivered ये कराएगा। फ्लडिंग। लेकिन इसका प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम क्या है तो बताओ, इतना जानने का तो प्रॉब्लम समझ में आया होगा। ट्रैफिक, चोरी करने का सिस्टम सर। ट्रैफिक कंजेशन है ना, मल्टीपल इतना पैकेट नेटवर्क में हो जाएगा, इतना पैकेट अब 2 को 4 को 5 को तो होता नहीं, बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में ज्यादा नहीं होगा, इतना पैकेट, इतना डुप्लीकेट पैकेट नेटवर्क में हो जाएगा कि हमारा ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए तो उसका भी तरीका है, उसको हम कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं कि एक राउटर जो एक पैकेट जो है इन्फिनाइट टाइम के लिए लूप में ना घूमता रहे। हम तुमको भेजे, तुम उसको भेजे, वो उसको भेजा, वो फिर हमको भेज दिया, ठीक है। हम तो पैकेट पढ़ नहीं रहे हैं, हम फिर तुमको भेजे, तुम फिर उसको भेजे, तुम उसको भेजे, फिर हमको भेज दिया, ठीक है। तो ये वाला जो चीज रहेगा वो बार बार लूप में इतना ज्यादा पैकेट हमारे नेटवर्क में हो जाएगा कि हमारा नेटवर्क फाइनली क्रैश कर जाएगा, सिर्फ ट्रैफिक के चलते, लोड के चलते। तो उसको हैंडल करना था। बाकी एल्गोरिथम तो बहुत अच्छा था, लेकिन हम लूप को लूप को हमको रिस्ट्रिक्ट करना था और ये भी करना था कि हम कुछ तो रिस्ट्रिक्शन लगाएं, अदरवाइज हमारा ये पैकेट डिलीवर तो होगा लेकिन बहुत हेडेक क्रिएट करने वाला है। क्या देखो आगे देखते हैं। अनदर स्टैटिक एल्गोरिथम इज द फ्लडिंग इन विच एवरी इनकमिंग पैकेट इज सेंट आउट on every routing line except the one it arrived on। हमको जिससे मिल रहा है उसको नहीं वापस भेजेंगे, बाकी सबको भेजेंगे। Flooding obviously generates vast number of duplicate packets, in fact an infinite number unless some measures are taken to damp the process। Infinite number of packet will be generated अगर हम कोई मेजर नहीं लेते हैं तो। one such measure is to have a hop count। hop count मतलब कि हम मैसेज जो भेजेंगे उसमें hop count लिख देंगे। एक नंबर मान लो हम लिख दिए 10, बहुत बड़ा नंबर है, छोटा करते हैं 5। तो 5 करने के बाद क्या है कि हम जैसे ही मेरा पैकेट अगले नेटवर्क पे पहुंचेगा, अगला नेटवर्क वो हब काउंट को डिक्रीमेंट करा देगा। तो 5 से हो गया 4, अगले राउटर को भेजेगा, अगला राउटर उसको फिर डिक्रीमेंट करा देगा, 4 से कर देगा 3, ऐसे करते करते फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा और फिर अगला राउटर के पास जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो जिस राउटर के बाद हब काउंट 0 हो गया, अब वो उसको फॉरवर्ड नहीं करेगा, वहां उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। समझ में? फ्लडिंग में हमको जो पैकेट मिलेगा हमको सब रूट में फॉरवर्ड कर देना है, तो हब काउंट लगा दिए कि हब काउंट जैसे जैसे घटाएंगे
हॉप काउंट वैसे से घटता जाएगा हॉप काउंट, और फाइनली एक जगह ऐसा आएगा कि वो आगे नहीं जाएगा। इस तरह से हम कुछ ना कुछ हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो वन सच मेजर इज हॉप काउंटर कंटेन इन द head of the each packet, which is decremented at each hop, with the packet being discarded when the counter reaches 0. Ideally, the hop counter should be initialized to the length of the path from source to destination. अगर हमको पता है कि A से जो नोड है, मान लो कि A से J तक जाना है, इस बीच में मेरे पास टोटल 12 राउटर है, तो हम हॉप काउंट को 12 से इनिशियलाइज कर देंगे और भेज देंगे। ये काम करेंगे। लेकिन अब इसके बाद था कि इसमें हम लोग ऐसा, ये बहुत इलॉजिकल हो जाता है कि हमको भेजना है कहीं और हम कहीं और भेजें। मतलब कोई नोड, कोई स्ट्रक्चर है, उसमें कोई बीच में है, इसको भेजना है इस नोड को, तो इधर वाला नोड को काहे के लिए भेजेगा, है ना, फालतू का। तो वेरिएशन ऑफ फ्लडिंग दैट इज स्लाइटली मोर प्रैक्टिकल इज सेलेक्टिव फ्लडिंग. In this algorithm, the routers do not send every incoming packet out on every line, only on those lines that are going approximately in the right direction. अब एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं पता, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हमको लग रहा है कि ये डायरेक्शन में होगा, तो अब उसी को भेजेंगे, बाकी सबको नहीं भेजेंगे। ओके, वैसे फ्लडिंग इज नॉट प्रैक्टिकल इन मोस्ट एप्लीकेशन, ज्यादातर एप्लीकेशन में ये प्रैक्टिकल एल्गोरिथम नहीं है। ये हमारा फ्लडिंग है। जब ब्रॉडकास्ट नेटवर्क टाइप का लग रहा है कि ये इसको पैकेट मिला, ये अपने सारे आउटगोइंग लाइन पे चालू कर दिया, भेज दिया उसको, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक तो हो गया मेरा, ये तीनों स्टैटिक खत्म हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं डायनेमिक का। तो डायनेमिक राउटिंग के बारे में हमको समझना पड़ेगा कि इंट्रा और इंटर डोमेन राउटिंग क्या होता है। इंट्रा और इंटर डोमेन राउटिंग क्या होता है, दो तरह का राउटर होगा। एक जैसे ऑटोनोमस नेटवर्क जो है, जो प्राइवेट नेटवर्क है, जिसका मालिक एक हो सकता है, किसी एक आदमी का होगा, तो उसको बोलेंगे ऑटोनोमस सिस्टम। और वो एक ग्रुप ऑफ नेटवर्क है, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स का नेटवर्क है, जिसके अंदर राउटर भी है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस सिस्टम। हम लोग इंट्रानेट के बारे में पढ़े थे, तुम लोग को याद होगा, दैट इज द इंट्रानेट। व्हाट इज द इंट्रानेट? That is nothing but a LAN, private network, but following the model of internet. Following the model of internet, वहाँ पर राउटर भी होगा, वहाँ पे मेरा DHCP सर्वर भी होगा, वहाँ पे हमारा DNS भी होगा, वहाँ हमारा फाइल सर्वर भी होगा, एवरीथिंग विल बी देयर। एकदम समझो कि बड़ा सा इंटरनेट को हम छोटा अपने ऑर्गेनाइजेशन में ले आए, ठीक है। तो वहाँ पे सब लोग एक दूसरे को मेल भी करेगा, मेल सर्वर भी होगा, तो वहाँ पे राउटर भी होगा। तो वो जो इंट्रानेट हुआ, जिसके अंदर ढेर सारा राउटर लगा हुआ है, उसको ना बोलते हैं इंट्रा डोमेन नेटवर्क। इंट्रा डोमेन नेटवर्क। अब एक इंट्रा डोमेन ये हो गया प्राइवेट वाला, एक इंट्रा डोमेन ये हो गया। ये दोनों के बीच में अगर डेटा शेयर करना है, राउटिंग करना है, तो उसको बोलेंगे इंट्रा डोमेन। सॉरी, पहले वाले को बोलेंगे इंट्रा डोमेन, इसको बोलेंगे इंटर डोमेन, ठीक है। इंटर डोमेन नेटवर्किंग, ये दो चीज है। An autonomous system is a group of network and routers under the authority of the single administration. Routing inside an autonomous system is referred to as intra-domain routing. Intra-domain routing, तो उसमें जो हम करेंगे, जो एक नेटवर्क के अंदर में जो करेंगे, उसको बोलेंगे इंट्रा-डोमेन राउटिंग। उसके लिए एल्गोरिथम जो पढ़ेंगे हम लोग, वो प्रोटोकॉल जो पढ़ेंगे, डिस्टेंस वेक्टर एंड लिंक स्टेट। इसके बाद आता है राउटिंग बिटवीन द ऑटोनोमस पाथ। Autonomous system is referred to as a inter-domain routing. उसके लिए पढ़ेंगे path vector. Each autonomous system can choose one or more intra-domain routing protocol to handle routing inside the autonomous system. However, only the inter-domain routing protocol handle the routing between the autonomous. देखो हम लोग जितना ये सब पढ़ रहे हैं ना, ये एल्गोरिथम है, ये एल्गोरिथम है। इस एल्गोरिथम को यूज करके कोई प्रोटोकॉल बनाया गया है, ठीक है। अब देखो, पहले हम ये समझते हैं कि ये छोटा सा नेटवर्क जो है, ये HCL कंपनी का है। HCL कंपनी के अंदर जितने लोग हैं, सारे लोग इसी राउटर से जुड़े होंगे। यहाँ पे 100 कंप्यूटर हो सकता है, वो अंदर में स्विचेस भी होगा, बहुत सारा कंप्यूटर होगा।
ये बड़ा है, इन्फोसिस का नेटवर्क है, ठीक है। इसमें 1000 कंप्यूटर जुड़ा हुआ है और सब राउटर से बहुत सारा कंप्यूटर जुड़ा हुआ है। और ये जो है ये TCS का है, ये TCS का है, ठीक है। इसके हर राउटर के साथ बहुत सारा जुड़ा हुआ है, स्विचेज जुड़ा हुआ है, राउटर जुड़ा, सॉरी कंप्यूटर जुड़ा, बहुत सारा जुड़ा हुआ है। अब इस बी के अंदर इस राउटर और इस राउटर के बीच में अगर राउटिंग हो रहा है तो इसको बोलेंगे हम लोग इंट्रा डोमेन। क्या बोलेंगे? इंट्रा डोमेन। इंट्रानेट था तो इंट्रा डोमेन, ये भी होगा इंट्रा डोमेन। इसके अंदर जो हो रहा है ये दैट इज इंट्रा डोमेन, ठीक है। लेकिन सर, हाँ, यस राकेश, सर आवाज कट आवाज बाकी लोग को मेरा आवाज ठीक आ रहा है कि सबको कट कट के आ रहा है? पहले से ठीक था। सर आवाज सही है सर। ठीक है ना? ठीक है। यस हाँ राकेश, तुम थोड़ा देर इधर उधर घसको, थोड़ा बाहर साइड में बैठो, खिड़की दरवाजा के पास थोड़ा सा, तो थोड़ा टावर अच्छा से आए। हम सबको कहते हैं कि जब तक तुम्हारा ऑनलाइन क्लास चल रहा है तब तक सारे एप्लीकेशन को बंद करके रखो जो बैकग्राउंड में डेटा यूज करता है, उसका परमिशन वहां से रिवोक कर लो डेटा यूज करने का। जब ओपन करोगे तो डेटा यूज, जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप है और बंद रहता है फिर भी तुमको नोटिफिकेशन आता रहता है कि कौन मैसेज आया कौन सा है, इसका मतलब बैकग्राउंड में वो डेटा यूज कर रहा है, ठीक है। फटाफट करो, जब जैसे ही क्लास करना है और क्लास में सही बात है, कोई चीज समझा रहे हैं बीच में अगर आवाज टूट के आएगा तो समझ में नहीं आएगा, तो उस समय तुम फटाफट वो सारा का सारा ऑफ कर दो, बाद में क्लास खत्म होने के बाद ऑन कर लेना, ठीक है। तो बहुत सारा मिलेगा तुमको जो नेटवर्क यूज कर रहा होगा। खैर, तो ये हो गया मेरा इंट्रा डोमेन। अब सोचो इस HCL कंपनी में इस राउटर के द्वारा कनेक्टेड कोई एक विनोद नाम का आदमी है, विनोद, जो इस कंपनी के इस राउटर के साथ कोई सिस्टम कनेक्टेड है, उसमें कोई सुनील नाम का आदमी है, उससे डेटा शेयर करना चाहता है। तो डेटा शेयर कैसे होगा? इस नेटवर्क से उस नेटवर्क में, मतलब राउटिंग भी इस राउटिंग जब होगा तो हमारा दूसरे नेटवर्क के राउटर से होगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे इंटर डोमेन राउटिंग। ये राउटर इस नेटवर्क का है, ये राउटर इस नेटवर्क का है, दोनों मिला के राउटिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये जिसको क्या बोलेंगे हम? इंटर डोमेन राउटिंग। क्लियर हुआ? यस सर। नो सर, यस वहां सर, से यस सर। यस सर, सर। नहीं आवाज सुनाई दे रहा है? यस सर। सबको समझ में आया ना? अलग एक प्राइवेट नेटवर्क के अंदर राउट करना है, बहुत बड़ा नेटवर्क होगा और बहुत सारा नेटवर्क अलग अलग होगा, तो हम राउटर वहां भी यूज करते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ इंटरनेट में यूज होगा, और अगर वहां पे राउटिंग हो रहा है तो वहां नॉर्मली हम स्टैटिक राउटिंग यूज करते हैं, क्योंकि एक नेटवर्क के अंदर में है तो 2-3-4 राउटर लगा दिए और पूरा मेरा काम चल रहा है, तो हम काहे के लिए हम बड़ा बड़ा राउटर लगाएंगे, ठीक है। तो अब छोटा राउटर कम पावर वाला, कम कॉन्फ़िगरेशन वाला, सस्ता हम लगा देंगे और स्टैटिकली उसको कॉन्फ़िगर कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला राउटिंग हो गया जो लोकल सिस्टम पे हो रहा था प्राइवेट नेटवर्क में। लेकिन अगर बाहर इंटरनेट पे होगा तो उसको बोलेंगे इंटर डोमेन। तो हम लोग को क्या देखना है कि इंट्रा डोमेन और इंटर डोमेन ये डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम है, लिंक स्टेट एल्गोरिथम है, ठीक है। और ये पाथ वेक्टर एल्गोरिथम है, और इस एल्गोरिथम को यूज करके ये सब जो है ये प्रोटोकॉल बनाया गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अगले क्लास में जो हम लोग स्टार्ट करेंगे तो आज वाला तुम लोग रिवीजन करके आना, आज का रिवीजन करके आओगे, क्योंकि अब तो सारा वीडियो मेंबर्स ओनली पोस्ट हो रहा है, पता नहीं देख पाते हो कि नहीं पाते हो, तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो हर स्लाइड का, और हम जो PDF भेजेंगे तो भेजेंगे ही, लेकिन ठीक है। सर वीडियो नहीं मिलता है, नहीं प्ले होता है सर वीडियो। हाँ ठीक है, तो ऐसा करेंगे कि PDF वीडियो को अपलोड करना है इसमें पब्लिक में भी। देखें अगर हम इस वीडियो को अभी प्ले करके देखेंगे और लगेगा कि अच्छा क्लास हुआ है तो हम इसको पब्लिक कर देंगे, देख सकते हो। लेकिन इसका सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा, इसलिए कि हर वीडियो तो पब्लिक नहीं हो पाएगा। यस सर।
ठीक है, तो एक 2-3 Excuse me, तरीका sir. बता रहे तुमको। 2-3 तरीका है। कोई एक आदमी ऐसा करे, मेन तो सीआर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, ये स्क्रीन रिकॉर्डर यूज करके स्क्रीन रिकॉर्डर अपने मोबाइल में डालो और जब वीडियो शुरू हो तो उसको ऑन कर दो। तो हर क्लास तुम रिकॉर्ड कर पाओगे, लेकिन अब कितना क्लास रिकॉर्ड करोगे ये बात भी है। तो देखने भाई के बाद जब तुमको storage लगेगा कि कहाँ हम है? देख लिए, समझ लिए बहुत बढ़िया से, तो उसको तुम डिलीट कर सकते हो, नहीं तो फिर मोबाइल से कंप्यूटर में लैपटॉप में शेयर कर सकते हो। ये काम सर, हो फोन सकता में- है, पॉसिबिलिटी है। सर फोन में रिकॉर्डिंग किए थे लेकिन आवाज नहीं आता है। नहीं तो आवाज ये उसको वीडियो सेटिंग में जाके आवाज ऑन करना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे एप्लीकेशन है और है एप्लीकेशन, होता है, करके देखे हैं। ठीक है। Excuse me, sir. लेकिन उसमें अगर जैक लगा दोगे ईयरफोन वाला तब शायद नहीं होगा आवाज। हाँ बोलो, कौन बोलो। सर वो मेंबरशिप वाला जो प्रॉब्लम है ना सर, तो डायरेक्टर सर ने बोला था जितेंद्र सर या वो अवेलेबल करवा देंगे वो मेंबरशिप का पासवर्ड। अच्छा, हाँ तो एक बार रिमाइंड कर देना, बात कर लेने पर, है ना। हाँ, सिंटू सर को मैसेज किया था तो पासवर्ड उन्होंने भेजा था। अच्छा देख लेना, और हो जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है ना। यस ओके, सर, चलो फिर बाय बाय। थैंक यू सर। Thank Bye, you. sir. Thank Thank you, Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. बैक।